जम्मू कश्मीर की सरकार इंक्वायरी कमेटियां क्यों बनाती है? क्यों टॉप क्लास आईएएस ऑफिसर्स का वक्त इंक्वायरियां करने में जाया करवाती है? अगर एक इंक्वायरी होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है तो फिर वो इंक्वायरी होती ही क्यों है? क्यों आप इल्जाम लगाते हैं किसी के ऊपर चोर होने का? क्यों आप इल्जाम लगाते हैं कि किसी की बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है? क्यों आप इल्जाम लगाते हैं कि किसी ने किसी को सुपरसीड किया? क्यों आप ये इल्जाम लगाते हैं कि कोई किसी का पसंदीदा था इसलिए उसे वो पोजीशन दी गई जिस पोजीशन को डिजर्व ही नहीं करता था? क्यों आप ये इल्जाम लगाते हैं कि कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर एक आदमी को महज इसलिए बिठाया गया क्योंकि वो किसी का खास था? ये इल्जाम मत लगाया करें, मत आम आदमी का वक्त इन तमाम चीजों में जाया करें। ये तमाम बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 2011 में जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हुई रिक्रूटमेंट्स को लेकर, वहां हुई अपॉइंटमेंट्स को लेकर, वहां प्रमोशंस को लेकर, पोस्टिंग्स को लेकर, अलग अलग तरीके से जो खर्चे किए गए, डेवलपमेंट पर जो फंड्स लगाए गए, इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रहे थे उस समय के चीफ सेक्रेटरी, और उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस और कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे। यानी ये इंक्वायरी कमेटी लगभग 4 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी थी, और इस 4 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी को यह काम दिया गया कि आप ये मालूम करें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया गया है। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट ही नहीं किया गया है, बल्कि एक तरफ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया गया, दूसरा ब्लेटेंट वायलेशन कानूनों की हुई है। इसके इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम किया। उस समय के जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद इस इंक्वायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की। 47 पेज की यह रिपोर्ट थी, उसमें से 23 पेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के पास है। इन 23 के 23 पेजों पर इल्जामात हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अलग अलग ऑफिसर्स के ऊपर। इस इंक्वायरी कमेटी के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी के एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर एक लंबे समय तक रखा गया। उसके बाद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में गए, वहां पर भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे और बड़ी आराम और बड़े सुकून के साथ रिटायर होकर अपने घर में आजकल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जिन तमाम लोगों पर इस इंक्वायरी कमेटी ने अलग अलग इल्जामात लगाए, वो भी जम्मू यूनिवर्सिटी में अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक हद तो यह है कि एक ऑफिसर को लेकर इस इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा कि इस ऑफिसर ने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करी हैं, इस ऑफिसर ने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में पैसा लिया है, इस ऑफिसर ने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को फैसिलिटेट करा है, इसे गलत तरीके से अपॉइंट किया गया है और इसे गलत तरीके से प्रमोट किया गया है। ये तमाम बातें इस इंक्वायरी कमेटी ने कही, लेकिन इस इंक्वायरी कमेटी की इन तमाम बातों के कहने के बावजूद उस समय के गवर्नर एनएन वोहरा को लगा कि ये तमाम इल्जामात हैं और इनमें कोई सदाकत या कोई सच्चाई नहीं, दमखम नहीं है। यानी आप हद ये देखिए कि चीफ सेक्रेटरी इंक्वायर कर रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंक्वायर कर रहे हैं, 2 कमिश्नर सेक्रेटरी इंक्वायर कर रहे हैं, यानी 4 आईएएस ऑफिसर मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट पर आज 9 साल गुजर चुके हैं। 9 साल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद उम्मीद और तवक्का यह थी कि शायद अब उस रिपोर्ट को दोबारा से मंजर आम पर लाया जाएगा और सरकार अब यह मालूम करेगी कि उस रिपोर्ट में कोई सच्चाई थी भी या नहीं, और अगर कोई सच्चाई उस रिपोर्ट में सरकार को नजर आएगी तो सरकार फौरन उसमें कार्रवाई करेगी। मगर अभी तक इस रिपोर्ट में जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया गया, किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, अगर कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ होनी ही नहीं है तो फिर ये इंक्वायरी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट क्यों करी जाती हैं? क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं?
आपको जानकर यह हैरत होगी कि इस रिपोर्ट को लेने के लिए जो जद्दोजहद आरटीए एक्टिविस्ट प्रोफेसर एस के भल्ला को करनी पड़ी, आप वो कहानी अगर सुनेंगे तो हैरान होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट देने से मना किया, राजभवन के दरवाजे खटखटाने पड़े, और राजभवन के दरवाजे खटखटाने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मजबूर होकर सीआईसी के पास जाना पड़ा, और जब सीआईसी ने इंटरवीन करा उसके बाद जाकर यह रिपोर्ट प्रोफेसर एस के भल्ला को दी गई। आखिरकार इस रिपोर्ट में कौन सा ऐसा स्टेट सीक्रेट था जिस स्टेट सीक्रेट के लीक होने के बाद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती? इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट सीक्रेट था जिसके लीक होने के बाद खतरा यह था कि आतंकवादी को बड़ा हमला करते? ये रिपोर्ट तो अपॉइंटमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स और कंस्ट्रक्शन में जो धांधलियां जम्मू यूनिवर्सिटी में एलिज्ड धांधलियां जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई हैं, ये रिपोर्ट तो उन तमाम चीजों पर थी। तो इसे इतना सीक्रेट बनाने की कोशिश क्यों की गई? स्ट्रेट लाइन का सवाल सीधा सरकार से है कि क्या आप इस रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे? हम इस रिपोर्ट के कंटेंट्स आप तक रेगुलरली पहुंचाते रहेंगे, लेकिन तवक्का और उम्मीद हमारी यह है कि इस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम फौरन जम्मू यूनिवर्सिटी से यह पूछें कि 2010 और 11 की दहाई में जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट सरकार ने की थी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, उसने जो इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में जिन तमाम ऑफिसर्स के ऊपर इल्जामात लगे थे, आज वो किन किन पोजीशंस पर हैं, और ये जो इल्जामात उनके ऊपर लगे थे उनकी इस वक्त पोजीशन क्या है, और अगर उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई हैं और अगर इस समय वो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, तो फिर वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मनोज धर की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पर सवाल क्यों न खड़े किए जाएं? ये तमाम सवाल जो है राजभवन को और साथ में जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू यूनिवर्सिटी से पूछने होंगे। अगर सरकार ये सवाल पूछेगी, यकीन जानिए कि आम आदमी का विश्वास सरकार में और बढ़ेगा।